हेलो वेलकम नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसा आयोग द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके बताया गया है कि यूपी टेट 2026 जो जनवरी में कंडक्ट कराया जाने वाला है आयोग द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग आपके मदद के लिए ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। और आज की वीडियो पूरा पर्यावरण अध्ययन से है और आज की वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटिव हैं या आपके सिलेबस से रिलेटिव है। ठीक है, पूरा वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और आशा नहीं पूर्ण विश्वास के साथ आपसे कहते हैं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप कम से कम आप यूपी टेट में ईवीएस पोर्शन में 5 प्रश्न को पक्का करने वाले हैं। ठीक है, पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे और आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखेंगे कि पुष्कर मेले का आयोजन भारत के किस जगह पे होता है, यही बताना है दोस्तों। जगह का नाम बता दीजिए, या जिला का नाम पूछ सकता है या तो राज्य का नाम पूछ सकता है, आपको बताना है। तो पुष्कर मेले का आयोजन भारत के दिल्ली में होता है कि बिहार में होता है कि पुष्कर में होता है कि जोधपुर में होता है। आपको बता दूं पुष्कर मेला जो होता है ना दोस्तों, उसका जो आयोजन होता है वह राजस्थान के जोधपुर में होता है। सॉरी, जोधपुर को बोल रहे हैं, राजस्थान के अजमेर में होता है। कहाँ पे होता है? राजस्थान के अजमेर में होता है। और राजस्थान जो राज्य है इसका एक जिला है जिसका नाम है अजमेर और उसका एक जगह का नाम है, उस जगह का नाम है क्या दोस्तों? पुष्कर। ठीक ना, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पे होता है? तो राजस्थान के अजमेर में या पुष्कर में होता है। ऐसा भी प्रश्न बना है, आप इसको ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, आपको बता दें यह जो मेला लगता है वह कार्तिक माह के पूर्णिमा को लगता है। ये बात याद रखेंगे, कार्तिक के पूर्णिमा को लगता है। अगर कोई पूछे तो ये भी बताइएगा दोस्तों कब लगता है, तो कार्तिक के पूर्णिमा को लगता है। और इस मेले का सबसे अच्छा दृश्य होता है ऊँट। याद रखेंगे क्या होता है दोस्तों? ऊँट होता है। याद रखेंगे, ऊँट इस मेले में बहुत देखने को मिलते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आपको मैं कुछ बड़ा सा टॉपिक बता दूँ जो बना है विश्व का या सबसे बड़ा जो पशु मेला कहीं लगता है तो वह लगता है बिहार के सोनपुर में। ये भी याद रखेंगे। पशु मेला के लिए प्रसिद्ध है बिहार का कौन सा जिला? तो याद रखेंगे बिहार का आपका सोनपुर जिला है जो पशु मेले के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को आप लोग ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं सबसे बेस्ट जो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेला में आप लोग देखेंगे कुंभ मेला। कुंभ मेला भारत में 4 जगह पे लगते हैं। कहां कहां लगते हैं दोस्तों? 4 जगह लगते हैं। पहला आपका यूपी का इलाहाबाद। कहां लगता है दोस्तों? तो यूपी के इलाहाबाद में लगता है, जिसको प्रयागराज नाम से जानते हैं। फिर आपका उत्तराखंड का हरिद्वार कहां पे लगता है? सेकंड नंबर पे याद रखेंगे उत्तराखंड क्या है दोस्तों? हरिद्वार है, जहां पे कुंभ मेला लगता है। नासिक याद रखेंगे। महाराष्ट्र का क्या है दोस्तों? नासिक है, यह बात याद रखेंगे। महाराष्ट्र राज्य का नासिक जगह है, वहां पे लगता है कुंभ मेला, ये भी याद रखेंगे। और इसके बाद आपका मध्य प्रदेश का एमपी का आपका क्या है दोस्तों? उज्जैन। याद रखेंगे उज्जैन में लगता है आपका क्या? कुंभ मेला। कुंभ मेला 4 जगह लगते हैं। आपका इलाहाबाद में लगता है, आपका हरिद्वार में लगता है, आपका नासिक में लगता है, आपका उज्जैन में लगता है। ये बात याद रखेंगे। पुष्कर मेला आपका कहां लगता है? तो राजस्थान के अजमेर के पुष्कर नामक जगह पे लगता है। यहाँ पे ऊंट सबसे ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं, इस मेले की शोभा बढ़ाते हैं। और याद रखेंगे भारत का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला की बात बोले तो याद रखेंगे बिहार का सोनपुर जिला। बिहार के सोनपुर जिला में सबसे ज्यादा पशु मेला लगता है या प्रसिद्ध मेला लगता है पशुओं से संबंधित। इस बात को आप लोग याद रखते रहेंगे। चलिए आगे सेकंड नंबर की बात करेंगे। सेकंड नंबर क्या कह रहा है आपका? सेकंड नंबर कह रहा है कि जो आपका बिहू है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, यही बताना है दोस्तों। यह उत्तर प्रदेश का है कि आपका असम का है कि उत्तराखंड का है कि आपका हरियाणा का है? तो आपको बता दें जो बिहू है वह कहाँ का। आपको एक शब्द मैंने बार बार बताया कि बहु कहाँ की प्रसिद्ध, तो बहु जो है वह असम की प्रसिद्ध। याद रखेंगे, ऐसे हम लोग याद रखते हैं असम की बहु प्रसिद्ध है। तो यह जो बिहू लोक नृत्य है वह असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान देते रहेंगे। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, अगर पूछ दे कि भरतनाट्यम, याद रखेंगे भरतनाट्यम जो होता है ना, याद रखेंगे भरतनाट्यम कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे तमिलनाडु का है। ये भी आप लोग याद रखते रहेंगे। कथकली बहुत बार बन चुका है यूपी टेट में कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। याद रखेंगे कथकली जो है आपका केरल का लोक नृत्य है। इसी क्रम में आपका कथक, याद रखेंगे कथक पूछ दे कि कहाँ का लोक नृत्य
नृत्य है तो यूपी का है। रासलीला पूछ दे, कजरी पूछ दे तो ये कहाँ का है दोस्तों, याद रखेंगे यह यूपी का है। याद रखेंगे। आपको अगर पूछ दिया जाए कि मणिपुरी कहाँ का है तो मणिपुरी नाम से ही आप जान जाएंगे जो मणिपुरी है ना वह कहाँ का है दोस्तों, तो मणिपुर का है। कहाँ का है दोस्तों, मणिपुर का है। आपको कोई पूछे कि ओडिसी, ओडिसी कहाँ की लोक नृत्य है तो आप लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, बोलिएगा ओडिशा का है। क्या कहाँ का है दोस्तों, उड़ीसा का है। ये भी आप ध्यान रखते रहेंगे, ये बात आप लोग बहुत ध्यान से रखते रहेंगे। मैं आपको बता दूं बहुत बार इसमें सबसे बेस्ट है कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का और इसके बाद कजरी यूपी का, मणिपुर का मणिपुरी है और उड़ीसा का उड़ीसी है। और इसी तरह एक आपको बता दूं दोस्तों काफ़ी लोक नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है केरल का, या क्या है दोस्तों, मोहिनी अट्टम। याद रखेंगे मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है तो याद रखिएगा मोहिनी अट्टम जो है ना वह केरल राज्य का लोक नृत्य है। याद रखेंगे। असम कहाँ की, तो असम का प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है वह बिहू है। इस बात को आप लोग याद रखते रहेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। आपको बता दें पूरा यूपी टेट आप उठाकर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर, लगभग आज तक जितना यूपी टेट कराया गया उसमें 5 बार से कम नहीं पूछा है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेंगे विश्व ओजोन दिवस प्रत्येक वर्ष के कब मनाया जाता है तो याद रखेंगे 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है प्यारे, चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है विश्व ओजोन दिवस। याद रखेंगे ओजोन परत में कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, O3 होते, इसको O3 से डिनोट करते हैं। ओजोन परत जो होता है क्षय का सबसे मुख्य कारण जो होता है वह ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। कौन होती हैं दोस्तों, तो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये प्रश्न बहुत बना कि ग्रीन हाउस गैसें कितनी हैं तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है N2O, और इसके बाद आपका CFC है और इसके बाद आपका मेथेन है। ये सब क्या है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस है। इसको तो आप लोग याद कर लो, अगर यूपी टेट देना है ग्रीन हाउस गैस याद रख लो, ओजोन दिवस याद रख लो, याद रखेंगे। और प्रश्न ये भी बना है, कई बार बना है कि ओजोन दिवस किस मंडल का हिस्सा है। आपको बता दें ओजोन दिवस में ओजोन परत जो है ना वो आपका समताप मंडल का हिस्सा है। ये तो बातें आपको याद करना पड़ेगा, ये भी बात आपको याद करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैस ये भी याद करना पड़ेगा। प्रश्न एक साल ये बना है प्यारे कि ग्रीन हाउस गैस क्या करती हैं, तो ग्रीन हाउस गैस अपना वायुमंडल में, याद रखेंगे यही जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं इनको ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। अपना जो मौसम, जो अपना वायुमंडल है वह गर्म रहता है, वह जो तापक का काम करती हैं और यह हमारे वायुमंडल को हानियां पहुंचाती हैं। ये बात आपको याद दे रखना है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं प्यारे, जैसे CO2 हो गया, N2O हो गया, CFC हो गया, CH4 हो गया, ये क्या करती हैं तो यह इससे वायुमंडल में जो समताप परत है, समताप मंडल है उसमें ओजोन परत है, उस ओजोन परत को एक ग्रीन हाउस गैसें नुकसान पहुंचाती हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान CFC पहुंचाता है, आपका CO2 पहुंचाता है। ग्रीन हाउस गैसें में आपका सबसे ज़्यादा कौन गैसें है, याद रखे, कोई पूछे तो 55% इसका हिस्सा है ग्रीन हाउस गैसों में। किसका, CO2 का। सबसे ज़्यादा कोई क्षरण करता है तो CFC जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, यह घर में जो रेफ्रिजरेटर होता है उससे निकलती है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, इस बात को याद रखेंगे। अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बात करूँ कि यूपी टेट में डेट से संबंधित कितने प्रश्न बने, डेट से रिलेटिव कितने आपके क्वेश्चन आज तक बने हैं, तो आपको बता दूँ एक बना है, आप लोग याद रख लो। 3 दिसंबर 1984 को MIC मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल में, और इस फैक्ट्री में हुआ था। वहाँ पे लगभग बहुत ज़्यादा से जो मजदूर थे वो मारे गए थे। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जहरीली गैस होती है। 3 दिसंबर 1984 को था। ये वाला डेट याद रखिएगा, यूपी टेट में 2 बार प्रश्न बन चुका है। आपको बता दें एक बार बना है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान कब अपनाया गया था, तो आपको बता दूं दोस्तों आज तक यूपी टेट में प्रश्न डेट से रिलेटिव जो प्रश्न बने, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाया जाता, और इसे किसने लिखे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। प्रश्न ये बन चुका है दोस्तों, आप देखिएगा, ठीक है। आपको बता दें 16 सितंबर ओजोन दिवस आपको याद ही है। इसके बाद प्रश्न एक बार आपको मैं थोड़ा अलग दुनिया में लेकर चला जाऊं तो पूछा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको पता है हिंदी डे के नाम से जानते हैं, हिंदी दिवस के नाम से। अगर आपसे पूछ दे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनता है तो याद रखेंगे विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 10 जनवरी को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष के 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न एक साल ये बना है
है एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष के 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। आपको बता दें ये प्रश्न ये भी बन सकता है कि 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? याद रखेंगे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या आपका लाल बहादुर जयंती मनाते हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। आपको बता दें कि प्रश्न एक और मेरे तरफ से याद रखना, प्रश्न अगर बनना चाहे तो ये भी बन सकता है कि 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। याद रखेंगे 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद के स्मृति में 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है आप बता दो दोस्तों? हॉकी है, इस बात को याद रखेंगे। क्या है प्यारे? हॉकी है, ये बात को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए ले चलते हैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन में। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परम तापमान पैमाना कौन सा होता है? सबसे पहले आपको बता दें कि परम तापमान पैमाना क्या होता है, सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है कि केल्विन है कि ये सभी हैं। ये आपका प्रश्न बना है भैया 2011 में, और मैं इससे तापमान से रिलेटिव जितना भी प्रश्न बनेगा ना मैं सबको बता दूंगा, आपको यहीं पे बता दूंगा कि परम तापमान पैमाना क्या है। आपको यही बताना है। तो जो परम तापमान पैमाना होता है वह केल्विन में मापे गए ताप को, याद रखेंगे केल्विन पैमाने में मापे गए ताप को हम लोग परम तापमान बोलते हैं। और याद रखेंगे जो केल्विन पैमाना होता है, मुख्य रूप से ताप मापन के 4 पैमाने हैं, इसको आप लोग याद रखना। एक आपका है सेल्सियस, एक है आपका केल्विन, और इसके बाद एक है आपका फ़ारेनहाइट, और एक है दोस्तों र्यूमर। आप लोग इसको याद रखना। इसमें पढ़ा जाता है एक बिंदु हिमांक बिंदु, और इसमें जाना जाता है भाप बिंदु, ये बन सकता है दोस्तों। तो सेल्सियस का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है, भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में अगर बात करेंगे, चलेंगे हम लोग केल्विन की तरफ, तो केल्विन में 273 से लेकर हिमांक बिंदु भाप बिंदु 373 होता है। फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, फ़ारेनहाइट में देखिएगा आपका 32 फ़ारेनहाइट से लेकर 212 फ़ारेनहाइट तक होता है। और र्यूमर में आप लोग 0 हिमांक होता है और 80 जो होता है वो भाप होता है। इस बात को आपको याद करना होगा, इस बात को समझना होगा। आपको मैं एक पॉइंट बता दूं, एक चीज़ बता दूं, अगर आपसे पूछे कि किस पैमाने पर मापे गए ताप को परम तापमान का पैमाना बोलते हैं तो केल्विन को बोलते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ इसमें और बता दूं, जो सेल्सियस पैमाने में मापा गया ताप होता है ना, अगर उसमें आप लोग 273 जोड़ दीजिए तो यह जो पैमाना आएगा वो आपका केल्विन में आ जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। या किस में आ जाएगा? यक्स मैंने लिख दिया, एक केल्विन में आएगा। अगर दे दिया है दोस्तों कि अगर आपका डिग्री सेल्सियस में दे दिया है कि अगर डिग्री सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस का मान आपका केल्विन में कितना होगा, तो 273 जोड़ दीजिएगा इसमें, और 273 जोड़ने के बाद आपका क्या हो जाएगा? 277 हो जाएगा। तो 21 में आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। यही मेरे बताने का मतलब था। ठीक है, चलिए आपको मैं ले चलता हूं, कुछ चीजें और बता दूं। स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है कितना होता है? आप ये हमको बता दीजिए। 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में पूछे तब 37 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर डिग्री सेल्सियस में पूछे तब। अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है, केल्विन में पूछे तब। ठीक ना, आप इस पैमाने को याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बता दूं मनुष्य के शरीर का तापमान किस मापक यंत्र से मैनेज किया जाता है? याद रखेंगे मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है ना, आप लोगों को पता है दोस्तों, वह थर्मामीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? थर्मामीटर से। अगर आपसे पूछे थर्मामीटर में कौन सा क्या डाला जाता है दोस्तों, कौन सा इसमें द्रव डाला जाता है, द्रव करें, कौन सा इसमें उष्मक का काम करता है, या इसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है या पदार्थ डाला जाता है, ऐसे पूछ ले तो इसमें पारा डाला जाता है। चूंकि पारा तो आपका धातु है, आप जानते हैं धातु जो होती है वो ठोस अवस्था में मिलती है। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे पारा कौन सी अवस्था में मिलती है? तो द्रव लिक्विड फॉर्म में मिलता है। और आपको मैं एक बात और बता दूं, याद रखेंगे कमरे के ताप पर 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान होता है। अगर कोई पूछे तो याद रखना 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है, इस तापमान को कमरे का तापमान बोलते हैं। और इस तापमान पे जो आपका पारा धातु है वो होना चाहिए ठोस पे, लेकिन होती है किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। और थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है कोई पूछे तो उसको आप लोग याद रखना Hg अर्थात पारा, और पारा अर्थात मरकरी। इसको एक ही चीज सबको बोलते हैं, इस चीज़ों आप लोगों को याद करना। ये सब चीज़ें तापमान याद रखेंगे। पारा का मुख्य विशेषता होता है कि तापमान के साथ ही अपनी अवस्था को बदलता है, ठीक ना, ऊपर नीचे होता रहता है, इसी कारण इसका हम प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखना। आपको मैं एक चीज़ यही बता दूं, मैंने इस चीज़ को पढ़ा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एनसीईआरटी में मैंने एक चीज़ पढ़ा था कि जो आपके थर्मामीटर या डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं उस वक्त कितना तक का मैनेज करते हैं। तो
सूर्यास्त जो करते हैं वह 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर आपका कितना तक दोस्तों याद रखेंगे 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मैनेज करते हैं। ये भी बात आप लोगों को याद रखना होगा, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? आपको बता दें, सूर्य से आप लोग देखना इसमें क्या क्या बन सकता है। सूर्य से जो प्रकाश किरणें निकलती है, सूर्य तो सबसे पहले तारा है, ये बात याद रखना। और सूर्य अपने स्थान पर टिका है या किसी का गति नहीं करता, ये बात आप लोग याद रखना। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन और हीलियम के जो तत्व हैं और नाभिकीय संलयन से ऊर्जा निकालते हैं, नाभिकीय संलयन के द्वारा। याद रखना, लिखना मुझे मेरे लिए उतना परफेक्ट नहीं है, इसलिए मैं चीज़ों को बोल बोल के बता देता हूँ। हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक आपस में जुड़ते हैं और नाभिकीय संलयन क्रिया होती है और इसके द्वारा ऊर्जा निकलती है। याद रखेंगे, सूर्य से हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है, कोई पूछे तो सूर्य से हमें अपार सौर ऊर्जा मिलती है, ये बात याद रखना। सूर्य के सतह का तापमान कोई पूछ ले तो 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य के सतह का तापमान होता है, ये भी आप लोग याद रखना। और आपको मैं एक दो चीज़ और बता दूं कि सूर्य से जो प्रकाश किरणें होती है उससे हमें कौन सी विटामिन मिलती है, तो विटामिन कौन सी मिलती है, याद रखना विटामिन डी मिलती है। सूर्य से प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो कैसे आती हैं आपको पता होना चाहिए, निर्वात से होकर गुजरती हैं। और याद रखना, सूर्य से जो प्रकाश किरणें पृथ्वी पर आती हैं उसको आने में 8 मिनट प्यारे 20 सेकंड का समय लगता है, या इसको कहीं कहीं एनसीईआरटी में आपको 500 सेकंड का समय लगता है, ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा। इस बात को याद रखना, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, सूर्य के प्रकाश किरणों को क्या बोलते हैं, तो सूर्य के प्रकाश किरणों को श्वेत किरणें बोलते हैं। याद रखना, श्वेत किरणें बोलते हैं। और श्वेत किरणें जो होती हैं उनका कलर कितना होता है, 7 होता है, ये भी आप याद रखना, जिसको VIBGYOR से हम लोग याद रखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 होते हैं, और जब इसको हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये सब चीज आपको याद रखना होगा। R फॉर रेड है, फिर इसके बाद ऑरेंज है, फिर येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिको है और वायलेट है। वायलेट का मतलब बैगनी होता है, इंडिको का मतलब जामुनी होता है, ब्लू का मतलब नीला होता है, ग्रीन का मतलब हरा होता है, येलो का मतलब पीला होता है, ऑरेंज का मतलब नारंगी और रेड का मतलब लाल। आपसे कोई पूछे किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। और किस रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, तो बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होता है, ये बात याद रखना। इसी कारण बैगनी और आपका क्या, बैगनी और नीले रंग का, जैसे कि आप लोग देखें बैगनी और इसके बाद आपका जामुनी, दोनों कलर का सबसे ज्यादा विचलन होता है। बैगनी रंग के विचलन के कारण ही आकाश का रंग कैसा दिखाता है दोस्तों, नीला दिखाता है। इस बात को आप लोग याद रखते रहेंगे और याद रखेंगे। कोई बन सकता है प्रश्न कि सिग्नल का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका विचलन कम होता है, इसलिए इसका रंग क्या, सिग्नल का रंग कैसे क्यों बनाया जाता है लाल, तो इसका विचलन लाल रंग का क्या होता है, तो सबसे कम होता है। इस बात को याद रखना होगा। चलिए अब आपको लेकर आ जा रहे हैं, सूर्य से हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है, यही बताना है। सूर्य से जो प्रकाश किरणें निकलती है उसको एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट तरंगे, अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं, यूवी से इसको दर्शाते हैं, भी याद रखना। सूर्य से कौन सी प्रकाश किरणें निकलती है, तो यूवी निकलती है, अल्ट्रावायलेट किरणें। और इसको कौन रोकता है, तो इसको रोकती है आपकी ओजोन परत। क्या रखती है दोस्तों, ओजोन परत, या इसको बोलते हैं ओजोन स्तर। इसको दर्शाते हैं O3 से। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। और एक परत होती है, इसकी परत की मोटाई अगर आपसे पूछे तो किस में नापते हैं, तो मोटाई नापने की जो इकाई है उसको हम डाप्सन इकाई बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। डाप्सन इकाई में ओजोन परत की मोटाई को नापते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कोई पूछ दे ओजोन परत किस मंडल का हिस्सा है, तो समताप मंडल का हिस्सा है। कहाँ पे वायुयान उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं, ये बात याद रखना। ये प्रश्न बन चुका है, आपको मंडल बताने। पृथ्वी का मंडल 5 भागों में बटा है। ऊपरी मंडल को बाह्यमंडल बोलते हैं, उसके नीचे जो होता है वह आयन मंडल होता है, उसके नीचे आपका मध्य मंडल होता है, और उसके नीचे आप लोग आएंगे तो आपका समताप मंडल होता है, और उसके नीचे आएंगे तो आपका क्षोभ मंडल होता है। प्रश्न एक बार दोस्तों बना है कि सबसे निचला परत कौन सा है, या पृथ्वी के पास सबसे कौन सी परत है, तो आपका क्षोभ मंडल है, ये बात को याद रखना है। मौसमी घटनाएं जैसे कि आपका कुहरा हो गया, कुहेसा हो गया, कहाँ पे होता है, क्षोभ मंडल में होता है। समताप मंडल में ओजोन परत है, ये भी बन सकता है। वायुमंडल, वायुयान कहाँ उड़ते हैं, समताप मंडल में उड़ते, ये भी बन सकता है। सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मध्य मंडल है, ये प्रश्न बन चुका है यूपी टेट में। आयन मंडल, रेडियो तरंगे कहाँ पे होती, तो आयन मंडल में होती। टावर जो होते हैं, सिग्नल जो होते हैं, वह कहाँ होते, आयन मंडल में होते। और याद रखेंगे
देंगे सबसे बाहरी परत या ऊपरी परत का कौन है, तो वायुमंडल है। बिजली का गरजना, बारिश का तड़कना, ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है, चमकना, गरजना, ये सब वायुमंडल में होता है। इस चीज़ को आप लोगों को याद रखना होगा, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी होगी, ठीक ना। प्रश्न एक बार आपका ओजोन परत से दोस्तों ये बना है कि ओजोन परत का छिद्र कहाँ पे है, तो आपको बता दें ओजोन परत का जो छिद्र है ना, छिद्र के बारे में भी याद रखना। ओजोन परत का जो छिद्र है वह दक्षिणी ध्रुव पर है। कहाँ पे है दोस्तों, तो याद रखेंगे ओजोन परत का जो छिद्र है वह दक्षिणी ध्रुव पे है। और ये कहाँ पे है दोस्तों, याद रखेंगे अंटार्कटिका में पाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भूकंप मापा जाता है। ये प्रश्न बन चुका है 2011 में कि भूकंप का मापन किससे करते हैं, तो याद रखिए मापन का हर चीज बता देंगे, जैसे मापन से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है सिलेबस से उठाकर मैंने आपको बताया चीजें। तो आपसे मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहता है दोस्तों कि आप मेरे टीम का हिस्सा हैं, आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप ही सपोर्ट करेंगे तो मेरे मन की उत्पत्ति होती है कि मतलब मोटिवेशनल मेरे अंदर से आता है। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब मत करिए चलेगा, लेकिन वीडियो को जब आप लाइक करते हैं तो मेरे अंदर से मोटिवेशन उत्पन्न होता है और मैं आपके लिए एक नहीं 1000 वीडियो लेकर आऊँगा। और याद रखना, मैं आज भी कह रहा हूँ आपसे, और याद रखिएगा जिस दिन आयोग द्वारा आपका यूपी टेट कंडक्ट करा लिया जाएगा उस दिन भी मैं आपको दिखाऊँगा कि मेरे वीडियो से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। और याद रखना सबसे ज़्यादा मेरा एक गारंटी है, मैं तो इतना नहीं कह सकता कि मेरे प्रश्न सारे ही आ जाएंगे, लेकिन याद रखना मैं आपको इस कदर की तैयारी करा दूंगा दोस्तों कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा एग्जाम में कि आपने क्या नहीं पढ़ा, क्या रह गया। तो याद रखें, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे हौसला को उजागर कर दीजिए, और मैं आपके लिए उस प्रकार के तमाम प्रश्नों को लेकर आ जाऊंगा जिससे रिलेटिव प्रश्न बने हैं या बन सकते हैं, ठीक है। भूकंप मापा जाता है, याद रखेंगे भूकंप का मापन आपका बोफोर्ट पैमाने में होता है कि डेसिबल में होता है कि आपका न्यूटन में होता है कि रिक्टर पैमाने में होता है। ध्वनि भूकंप मापा जाता है रिक्टर में और ध्वनि नापी जाती है डेसिबल में, दोनों को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। भूकंप का पैमाना है ना रिक्टर पैमाना, याद रखेंगे पैमाना होता है रिक्टर पैमाना, जो इसकी मापने की यूनिट होती है उसमें हम याद रखेंगे। अगर मापने की बात कहें कि भूकंप मापा किससे जाता है, भी प्रश्न बन सकता है, तो याद रखेंगे भूकंप मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, या इसको बोलते हैं सिस्मोमीटर। याद रखेंगे सिस्मोमीटर बोलते हैं या इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं, दोनों चीज याद रखेंगे। भूकंप मापने वाला यंत्र होता है उसको हम भूकंप लेख मापी भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। इसको क्या बोलते हैं, भूकंप लेख मापी भी बोलते हैं, ये भी बातों को आप याद रखेंगे। भूकंप का लेखन या मापन इसे किया जाता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, तो प्रशांत महासागर में आता है, ये बात याद रखना। प्रशांत महासागर से सटे, याद रखेंगे प्रशांत महासागर से सटे जितने भी शहरें हैं या जितने भी जगह हैं वहाँ पे भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। आपको बता दें भूकंप से सबसे ज्यादा जो पीड़ित आपका देश है उस देश का नाम है, याद रखेंगे जापान सबसे ज्यादा पीड़ित है दोस्तों, किससे, तो भूकंप से। इस बात को आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। भूकंप का अध्ययन किस में किया जाता है, तो सिस्मोलॉजी में किया जाता है, याद रखेंगे। भूकंप जो अध्ययन की एक शाखा है जिस शाखा का नाम है सिस्मोलॉजी, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न एक बार बना है कि आप लोग याद रखेंगे आर्द्रता किस में नापते हैं, वायुमंडलीय जो आर्द्रता होती है इसको हम नापने का जो यंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोमीटर, ये भी याद रखेंगे। वायुमंडलीय दाब की बात पूछे कि दाब, वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, तो वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से नापते हैं, ये बात याद रखना। वायुमंडलीय दाब को किस में नापते हैं, तो बैरोमीटर से नापते हैं। आपसे पूछे कि याद रखेंगे, आपसे पूछे कि जो तापमान है वो किस में नापते हैं, तो तापमान को थर्मामीटर से नापते हैं। किस में नापते हैं दोस्तों, थर्मामीटर से नापते हैं। अगर दूध की बात करें कि दूध की शुद्धता की माप कैसे करते हैं, तो दूध की शुद्धता की माप लैक्टोमीटर से करते हैं, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। अगर बात करें कि समुद्र की गहराई, याद रखेंगे समुद्र की गहराई कैसे नापते हैं, तो समुद्र की गहराई नापने का जो यंत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं फायदोमीटर, याद रखेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों, फायदोमीटर बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखना। फायदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई को नापते हैं। आप लोग एक बात और याद रखना, जो हवा का गति होता है ना, हवा का गति होता है इसको हम नापते हैं, किस में मापते हैं, तो एनीमोमीटर से नापते हैं। एनीमोमीटर से नापते हैं हवा का वेग, एयर स्पीड को नापते हैं, याद रखेंगे। एयर वेलोसिटी को नापते हैं किससे, एनीमोमीटर से, बात को याद रखेंगे। कोई पूछे आर्द्रता तो हाइग्रोमीटर याद रखिएगा, वायुदाब तो बैरोमीटर, तापमान तो थर्मामीटर, समुद्र की गहराई तो फायदोमीटर, दूध की शुद्धता की जांच तो लैक्टोमीटर, और इसके बाद हवा का वेग तो एनीमोमीटर। भूकंप लेखमापी से नापते हैं, उसका पैमाना रिक्टर पैमाना, ये सब चीज आप लोग याद कर लो, ठीक ना भैया।
आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़ें। आगे देखते हैं, सिल्वी कल्चर संबंधित है, याद रखेंगे, जिसको सेरी कल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो यह किससे संबंधित होता है, 7 नंबर आप लोग देखेंगे तो याद रखेंगे जो सॉरी इस बात को मैं बता दूं, जैसा आप लोग देखेंगे जो सिल्वी कल्चर होता है ये अलग होता है, और जो आपका एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेरी कल्चर, ये अलग होता है। यही चीज़ मुझे बताना है। तो जो सेरी कल्चर होता है या रेशम कीट पालन से होता है, किससे होता है दोस्तों, रेशम कीट पालन किससे संबंधित है, तो यह सेरी कल्चर से है, ठीक ना। रेशम कीट पालन किससे संबंधित है, तो सेरी कल्चर से है। अब आपसे यहाँ पे यूपी टेट में 2013 में प्रश्न बनाया कि सेल्वी कल्चर किससे संबंधित होता है, तो सेल्वी कल्चर वन एवं वन्य उत्पाद से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आपके वीडियो में आपके एग्जाम में बन जाए कि एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन से होता है। किससे होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे मधुमक्खी पालन किससे संबंधित कोई पूछे तो मधुमक्खी पालन आपका होता है एपी कल्चर से, इस बात को याद रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो पीसी कल्चर जो होता है ना वह मत्स्य पालन से, किससे दोस्तों, तो वह मत्स्य पालन से है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे बहुत ही तो सब जानते होंगे कि एग्रीकल्चर पूछे, एग्रीकल्चर किससे संबंधित होता है, तो एग्रीकल्चर जो होता है ना वह पौधे को उगाना और पशुधन पालन से संबंधित होता है। क्या होता है आपका, एग्रीकल्चर होता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टेट में भी बन जाता है, आपका यूपी टेट में भी बन जाता है कि किसान का मित्र आप किसको कहिएगा। मैं आपको बता दूं, सब लोग जानते हैं कि किसान का मित्र क्या है भाइयों, तो याद रखेंगे दोस्तों, केचुआ तो सब लोग जानते हैं, लेकिन केचुआ के साथ साथ सर्प को भी याद रखना। याद रखेंगे जो केचुआ होता है ना वह क्या क्या कर देता है आपको बता दें, यह किसान की जो मिट्टी होती है इसको भुरभुरी बना देता है, याद रखते हैं, इस बात को याद रखेंगे। और जो टिड्डे होते हैं ना, टिड्डे इसके लार्वे को खाता है, टिड्डे के लार्वे को खा जाता है, ठीक ना, कौन, तो केचुआ, ये बात तो ये हुआ। और किसान की फसल जब लग जाती है ना तो इसको नुकसान कौन पहुंचाता है, तो चूहा, और चूहा को खाने का काम कौन करता है, सर्प। इस आधार पर कहा जाता है, यह प्रश्न बन चुका है कि जो सब लोग जो सब जानते हैं उसको तो आयोग प्रश्न बनाएगा नहीं। आयोग का मतलब ये होता है कि कुछ नए नए प्रश्नों को ढूंढा जाए और नए नए शोध किया जाए। वह पूछ देगा कि किसान का मित्र क्या है, सब लोग केचुआ देखेंगे, केचुआ रहेगा नहीं, इनमें से कोई नहीं दे देगा ऑप्शन, सब लोग इनमें से कोई नहीं के साथ चले जाएंगे, कोई जाएगा नहीं सर्प के साथ। सर्प भी होता है और प्रत्यक्ष रूप से किसान की मदद करता है, चूहा को खाकर, चूहा उसकी फसल को बर्बाद करता है, तो जब चूहा को खा लेगा तो फसल बर्बाद होने से बच जाएगी। सब चीज़ों को याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इतने चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो इतना चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, केचुआ से कौन सी खाद प्राप्त होती है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। केचुआ से जो होता है वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है। आप लोगों से अगर कोई पूछे कि केचुआ से कौन सी खाद प्राप्त होती है, तो वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होता है, ये बात याद रखेंगे। वर्मी कंपोस्ट किससे मिलता है, केचुआ से मिलता है, बात को याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है, मैंने अभी बता दिया। वायुमंडल की 5 परतें हैं, आपका समताप मंडल, आपका ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल और एक और है बहिमंडल, ये सभी परतें हैं। और सबसे निचली परत क्या थी, आपको पता भी है कि सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है, यही बताना है। 10 नंबर को ध्यान रखेंगे कि विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए दोस्तों। तो विटामिन सी जो होता है ना वह खट्टे फलों में पाया जाता है या खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, इस बात को याद रख लो। पहले तो आप लोग याद रखिए, याद रखेंगे। जैसे आपका संतरा सबसे बेस्ट है विटामिन सी के लिए, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताना है। विटामिन सी से आपका स्कर्वी रोग होता है कि बेरी होता है कि रतौंधी होता है कि आपका थकान होता है। मैं आपको एक चीज़ें बता दूं, ये बेरी नहीं है, ये बेरी है, इसको याद रखेंगे दोस्तों। मिस टाइपिंग है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ये बेरी है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम आपका स्कर्वी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे मसूड़ों में खून आता है और घाव जल्दी भरता नहीं है, ये बात याद रखेंगे। खट्टे फल से इसकी पूर्ति होती है विटामिन सी की, इस बात को याद रखेंगे। मसूड़ों से खून आना बहुत ज्यादा प्रश्न बन सकता है, ठीक ना। आपको एक बात और याद रखेंगे, प्रश्न ये बन सकता है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। और याद रखेंगे विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और इसमें मनुष्य को थकान होती है। क्या होता है दोस्तों, थकान होती है, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आपका विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रश्न बन सकता है, तो विटामिन के की कमी से आपका रक्त का थक्का नहीं बनता
बनता है, ये याद रखेंगे। रक्त का थक्का नहीं बनता है, ये प्रश्न बन सकता है कि किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यही आपको बताना है। और याद रखेंगे, चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बहुत चर्चित है, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, ये याद रखेंगे। मछली में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, आपका सेब में भी पाया जाता है विटामिन ए, इस बात को याद रखेंगे। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और बहुत इंपॉर्टेंट मैं एक चीज़ बता दूं, विटामिन ए की कमी से संक्रमण रोग फैलते हैं, याद रखेंगे। छुआछूत जैसे रोग की उत्पत्ति किससे होती है, तो विटामिन ए की कमी से होती है, इस बात को याद रखेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेटस सूखा रोग, याद रखेंगे। रिकेटस सूखा रोग होता है किस कमी से, तो विटामिन डी के कमी से, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं, याद रखेंगे। विटामिन के समूह को क्या बोलते हैं, कौन सा ऐसा समूह होता है जो हर विटामिन उसमें पाई जाती है, तो विटामिनों के समूह को क्या कहा जाता है, तो विटामिन याद रखिएगा क्या बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है जो, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हर प्रकार के विटामिन उपस्थित होते हैं, और यह डॉक्टर द्वारा उस रोगी को दिए जाते हैं जिसमें विटामिन ही नहीं पाई जाती है या विटामिन की काफ़ी मात्रा कम होती है। याद रखेंगे, विटामिन जो आपका स्कर्वी है ना, वह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और यह विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। संक्रमण जो फैलता है विटामिन ए की कमी से फैलता है। मनुष्य के शरीर में थकान विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस सूखा रोग होते हैं। जो विटामिन आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है वह विटामिनों का समूह होता है या ग्रुप होता है, ये बात को आप लोग याद रखेंगे। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, विटामिन की खोज किसने किया है, तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1912 में किया है विटामिनों की खोज। और कितने विटामिन बताए गए, तो याद रखेंगे विटामिनों की संख्या कितनी है, तो मूल रूप से विटामिन 6 पाए जाते हैं, याद रखेंगे। इसके भाग अलग अलग हो सकते हैं, याद रखेंगे। मुख्य रूप से 6 पाए जाते हैं, ए बी सी डी और ई और के, ये पूरे 6 विटामिन के प्रकार हैं। आपको मैं बता दूं, इससे प्रश्न ये भी बन सकता है कि जल में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं, तो जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी आपके जल में घुलनशील हो जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। और याद रखेंगे आपका वसा में घुलनशील विटामिन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। आपका ए हो गया, आपका डी हो गया, आपका ई हो गया, आपका के हो गया। ए डी ई के ये जो विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं, और बी सी कहाँ पे घुलते हैं दोस्तों, जल में घुलते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, तो आपसे मेरा एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहता है, याद रखिएगा। और यही विनम्र निवेदन आपसे मैं मांगता हूँ कि आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर लीजिए, लाइक करके दोस्तों को शेयर करिए, जिससे अपना परिवार बहुत तेज़ी से बढ़े। सब्सक्राइब करा दीजिए दोस्तों चैनल को, ये चैनल आपके लिए बहुत मेहनत करेगा आगामी एग्जाम में। आपका मैं 24 का 24 घंटे आपको दूंगा कि जिससे आपका एग्जाम काफ़ी आसानी तरीके से, ऐसा कोई भी एग्जाम में बैठने वक्त आपका प्रश्न बाकी न रह जाए, वैसा कोई भी टॉपिक बाकी न रह जाए, सब हम उसके अंतिम जड़ तक जाएंगे प्रश्न के, और उसके लेवल को जांच के हर प्रकार के प्रश्न आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन थी, प्रश्न बना था दोस्तों, याद रखेंगे। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, मुझे याद है, मुझे सन तो याद नहीं कि किस वर्ष बना, लेकिन ये याद है कि भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन थी, और इनके नाम पर एक पिक्चर या फिल्म भी कराई गई है, और उनका नाम है किरण बेदी। प्रथम IPS किरण बेदी, याद रखेंगे। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। प्रथम महिला IPS कौन है, किरण बेदी है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आपको बता दें, प्रथम महिला जज है फातिमा बीबी, ये भी आप लोग याद रखें, कोई पूछे तो याद रखेंगे फातिमा बीबी हैं, इनको आप याद रखेंगे। अगर बन जाए प्रश्न तो ये भी याद रख लो भैया, कुछ भी ऐसा याद छोड़िए मत जिससे आपका एग्जाम में दिक्कत हो, ठीक ना। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो याद रखेंगे प्रथम महिला प्रधानमंत्री की बात पूछे तो आप लोग बताइएगा इंदिरा गांधी। अगर यहाँ पे कहाँ गया दोस्तों एरो, यहाँ पे अगर PM की बात करें तो PM आपका इंदिरा गांधी है, प्रथम महिला, ये 2 बार रह चुकी है। अगर जवाहरलाल नेहरू की बात करें कि PM कितने बार रहे, तो सबसे ज़्यादा यही रहे, आपका कितनी बार दोस्तों याद रखते हैं दोस्तों, ये 3+ बार लगभग रहे हैं। तो इसका डाउट है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, तो आप लोग इन्हीं को याद रखिए। जो आपके प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री कौन है, तो इंदिरा गांधी हैं, याद रखेंगे। प्रथम राष्ट्रपति की बात पूछे कि प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन है, तो याद रखेंगे प्रतिभा देव सिंह पाटिल हैं, ये भी याद रखेंगे, प्रतिभा देव सिंह पाटिल हैं, इसको भी याद रखिए। अगर आपसे पूछे कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो यूपी से थी सुचेता कृपलानी, ये भी आप लोग याद रखेंगे, सुचेता कृपलानी, ये भी आप लोग याद रखिए। अगर आपसे
ये भी प्रश्न बन जाए कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन है। अगर राज्यपाल की बात करें तो याद रखेंगे प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, तो याद रखेंगे सरोजनी नायडू हैं। कौन है दोस्तों? तो सरोजनी नायडू हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे, नायडू हैं। आपसे प्रश्न ये भी बन जाए अगर कि अगर आप लोगों को अगर इस चीज़ों में देखते देखते कोई भी चीज़ें नहीं बची कि जिसना आप लोग नहीं बताएंगे। मैंने बता दिया जज प्रथम फातिमा बीबी हैं, प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी हैं, राष्ट्रपति प्रथम प्रतिभा देव सिंह पाटिल जी हैं, मुख्यमंत्री की बात करें तो सुचिता कृपलानी जी है, राज्यपाल की बात करें तो सरोजनी नायडू है जी है, जो प्रथम महिला बनी है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, इस बातों को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद है कि सामवेद है कि आपका यजुर्वेद है कि आपका अथर्ववेद है? यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे इसको यजुर्वेद बोलते हैं। याद रखेंगे ये चार आपके वेद हैं। वेद कितने हैं? तो चार होते हैं, याद रखिएगा। और चारों को आप लोग याद रखिएगा। चारों क्या है दोस्तों? तो ये चारों आपका वेद हैं, इसको याद रखेंगे। और प्रथम साहित्य स्रोत कौन है? तो ऋग्वेद है। या प्रथम वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो ऋग्वेद है। और सबसे नया अगर पूछे कि सबसे न्यू वेद कौन सा है, तो यजुर्वेद जो है ना दोस्तों, ये न्यू है, इस समय ये लिखा गया है, मतलब जल्दी ही लिखा गया है। और सबसे पुराने समय में जो लिखा गया है ओल्ड है, ये आपका ऋग्वेद है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इस बातों को आप लोग समझते रहेंगे और ये चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित होता है? नदियों में प्रदूषण से। याद रखेंगे, मैं आपको बता दूं, प्रश्न बन चुका है। नदियों में प्रदूषण जो होता है BOD के माध्यम से करते हैं, जिसको इंग्लिश जिसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और इसका मतलब होता है कि जो नदियों में जल बहता है उसमें जल में ऑक्सीजन की मात्रा की जाँच करते हैं, और जल में जो O2 की मात्रा की जाँच होती है, इसी से BOD जो होता है इसको बोलते हैं। जो जल में, नदियों के जल में ऑक्सीजन की मात्रा की जाँच करने के लिए BOD पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। एक साल बना है कि BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और याद रखेंगे इतनी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब चीज़ों को याद रखते रहिए। रेड डाटा बुक किससे है संबंधित? तो विलुप्ति के करीब जो जीव हो गया ना, उन्हीं से संबंधित है रेड डाटा बुक। याद रखेंगे, जो विलुप्त के कगार पर जो जीव जा रहे हैं उनको हम रेड डाटा बुक में लिखकर और उनके बचाने के लिए हम तरह तरह की योजनाएं चला रहे हैं। यही है रेड डाटा बुक, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। याद रखेंगे, सदन की दो सभाएं हैं। कौन सभा? एक है आपका लोकसभा और एक है आपका राज्यसभा। अगर ये पूछ दे कौन निम्न सभा है, तो लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। इसमें जो बैठते हैं इनको भी सांसद बोलते हैं और इसमें जो बैठते हैं उनको भी सांसद बोलते हैं। ठीक ना, ये बातों को याद रखना। आपको मुझे बताना है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं या जनता के चुनाव द्वारा चुन के जाते हैं, मतदान प्रक्रिया द्वारा चुनकर जाते हैं। और लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र पूछे तो 25 वर्ष होना चाहिए। इनका कार्यकाल पूछे तो कितना होना चाहिए दोस्तों? इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। याद रख लेना, ये सब चीज़ें होता है। मैंने ये सब क्यों बता रहा इसलिए कि लोकसभा से जो जीता हुआ प्रत्याशी होता है, चाहे राज्यसभा से जीता हुआ प्रत्याशी होता है, उसी को क्या बना दिया जाता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। तो लोकसभा का भी बन सकता है, राज्यसभा का भी बन सकता है। तो सबसे पहले निम्न को ही ध्यान में रख लिया जाए। निम्न आपका 25 वर्ष। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। याद रखेंगे। कार्यकाल की बात करें दोस्तों, तो कार्यकाल इनका कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इसको उच्च सदन बोलते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? तो राष्ट्रपति के मनोनयन द्वारा राज्यसभा में आपके 12 सदस्य भेजे जाते हैं और लोकसभा में भी भेजे जाते हैं। कितने? तो 2 सदस्य भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका इसका सही हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। अगर आपसे मैं बता दूं दोस्तों कि याद रखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा स्पीकर होता है। ये बात याद रखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। ये भी प्रश्न बन सकता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कोई पूछे तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल होता है? 5 साल होता है। ये सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखते रहेंगे और याद रखेंगे। मैं आपको जो भी चीज़ें है ना, आपको मैं आसानी तरीके से बता रहा हूँ। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की उम्र हो जानी चाहिए और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी आपका 35 वर्ष की उम्र हो जानी चाहिए। ये बात को आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आपको कोई पूछे कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है और इसका भी जो चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की एज को पूर्ण कर लेना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
एक बार प्रश्न ये भी बना है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब असमंजस हो जाता है, सामंजस्य से नहीं बैठ पाता है, तो इसको संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है या आहूत की जाती है? तो याद रखना, बुलाने का काम कौन करते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है। और इस बैठक की अध्यक्षता, याद रखेंगे, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर आपको कोई पूछे तो अध्यक्षता कौन करता है, तो इस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। 15 नंबर बता दीजिएगा दोस्तों। भारतीय गैंडा जो है संरक्षित है आपका कहाँ पे? आपका भारतीय गैंडा संरक्षित है कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बादीपुर नेशनल पार्क या आपका गिर नेशनल पार्क, आप बता दीजिएगा। तो याद रखेंगे, जो भारतीय गैंडा संरक्षित है वह आपका कहाँ पे है दोस्तों? तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहां पे दोस्तों? असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। कहां है दोस्तों? अगर आपसे ये भी बन सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है, तो असम में है। याद रखेंगे, प्रश्न ये भी बन सकता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस पशु के पालन के लिए, सुरक्षित के लिए है? तो एक सिंग वाला गैंडा, ये भी याद रखना, एक सिंग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सिंग का जो गैंडा है इनके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं, गिर नेशनल पार्क कहां है दोस्तों? गुजरात में है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यह शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तो आप लोग याद रख लेना। अगर आपको पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों, इसी को बोलते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या कॉर्बेट नेशनल पार्क ही लिखा है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है दोस्तों? तो याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, या आपका फूलों की घाटी हो गई, या पहाड़ों का राज्य हो गया, ये कहाँ है दोस्तों? या चिपको आंदोलन हो गया, ये कहाँ से है दोस्तों? देवों की भूमि हो गई, ये आपका उत्तराखंड से। उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा पूछा है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? उत्तराखंड से। देवों की भूमि कहाँ से? उत्तराखंड से। पहाड़ों का शहर किसे बोलते हैं? उत्तराखंड से बोलते हैं। फूलों का शहर या फूलों की घाटी किसे बोलते हैं? उत्तराखंड को बोलते हैं। सब ये आप लोग याद कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को क्या कहते हैं? तो लोकसभा की कार्रवाई का प्रथम घंटा जो होता है वह प्रश्नकाल कहलाता है। प्रश्न पूछने का ये समय होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में विधि शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? 17 नंबर क्वेश्चन का आप बताएंगे दोस्तों कि भारतीय संविधान में जो विधि का शासन है उसका विचार लिया गया है आपका इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? याद रखेंगे, आपका इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें, एक बात याद रखना, मूल अधिकार कितने होते हैं? तो मूल अधिकार आपका 6 होते हैं। कहाँ से लिया गया है? तो याद रखेंगे, मूल अधिकार जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, याद रखेंगे, मौलिक कर्तव्य की बात पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, जो इंपॉर्टेंट है उसको बता रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आपको पूछे कि मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो याद रखेंगे यह बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया या जोड़ा गया। इस बात को याद रखेंगे। अगर सूची की बात करें, इसमें पूछते कि समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ये बहुत बार प्रश्न बन चुका है। तो समवर्ती सूची आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि शिक्षा किस सूची का हिस्सा है? शिक्षा हो गया, रक्षा हो गया, ये सभी समवर्ती सूची के हिस्सा है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं, संविधान संशोधन याद रखेंगे। संविधान संशोधन का जो प्रावधान है यह कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपको मैं एक बात और बता दूं, इतने बात याद रखना, ये कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आप लोगों को बता दूं कहाँ पे दोहरी नागरिकता है। अगर प्रश्न ये भी बन जाए कि कौन से जगह पे, किस देश में दोहरी नागरिकता है, तो दोहरी नागरिकता जो है ना दोस्तों वो कहाँ पे है? तो वह आपका अमेरिका में राज्य की नागरिकता अलग होती है और उसके बाद स्टेट की अलग और सेंट्रल की अलग नागरिकता होती है। कहाँ की? तो अमेरिका की। इस बात को याद रखेंगे। और जो आपका एकल नागरिकता का प्रावधान इंग्लैंड से लिया गया है, ये भी बात को आप लोग याद रखेंगे। और विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? तो इंग्लैंड से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही
हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, यही आपको बताना है। याद रखेंगे, लोकसभा के चुनाव हेतु जो अधिसूचना होती है वह भारत निर्वाचन आयोग जारी करता है कि राष्ट्रपति के गृह मंत्रालय के लोकसभा सचिवालय। आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है कि भारत के लोकसभा चुनाव हेतु जो अधिसूचना होती है भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो मतदान प्रक्रिया होती है ना, यह याद रखेंगे, मतदान जो प्रक्रिया होती है 18 वर्ष पूर्ण किया हो गया व्यक्ति, जिसकी उम्र 18 साल हो गई है, वह व्यक्ति मतदान देने का कार्य करता है। आपको एक बात और बता दूं, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत होता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। यह बीपीएससी में प्रश्न बन चुका है, इस बात को याद रखेंगे कि एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा किसका चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का होता है। एक प्रश्न मैं आपको और बता दूं, प्रश्न बन चुका है कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जुगाली जो आपके ग्रामीण इलाके से जितने भी मेरे भाई पढ़ रहे होंगे, मेरी बहनें पढ़ रही होंगी, उनको पता होगा कि जो जुगाली होता है इसको पगुरी करना कहलाता है, देसी भाषा में पगुरी बोलते हैं। तो जो पशु पगुरी करते हैं उनसे या धान की खेत से कौन सी गैसें निकलती है? मेथेन गैस निकलती है, CH4। ये भी आप लोग याद रखेंगे। दलदली याद रखेंगे, आपसे ये भी कहेगा जहाँ सड़े गले स्थान होते हैं या दलदल होता है वहाँ से कौन सी गैस निकलती है? तो दलदल से भी आपका CH4 निकलता है। ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में पूछा है, मुझे याद आया तो मैं इस चीज़ों को आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। केवल कहने के लिए 18 प्रश्न की श्रृंखला थी। यह श्रृंखला बहुत लंबी हुई। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मुझे विदा। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।